नमस्ते, मैं श्री निकेत कुमार मिश्र। आज हम लोग मशीन अनुवाद के बारे में, इसके इतिहास, इसके विकास और इसके परिचय के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मशीन अनुवाद क्या है। जैसा कि मशीन अनुवाद के लिए हम कह सकते हैं कि किसी एक प्राकृतिक भाषा जैसे हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है के पाठ को किसी दूसरी भाषा, प्राकृतिक भाषा में मशीन द्वारा स्वचालित रूप से अनुदित करने की प्रक्रिया ही मशीन अनुवाद है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं राम इट्स अ मैंगो, स्रोत भाषा में इसका हिंदी में अनुवाद होगा राम आम खाता है। कन्नड़ में इसका अनुवाद होगा रामनु मावीना हन्नानु तिन्नुताने। अच्छी बात है कि मशीन अनुवाद लिप्यंतरित भी करता है रोमन स्क्रिप्ट में। मशीनी अनुवाद को यांत्रिक अनुवाद या स्वचालित अनुवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग मशीन अनुवाद के क्या लाभ हैं इस पर एक दृष्टि डालेंगे। मशीन अनुवाद से कई महत्वपूर्ण लाभ है, जैसे कि स्वचालित अनुवाद सहायता प्रदान करता है। यह हम बड़ा भाषा का चयन कर सकते हैं। एक ही मशीनी अनुवाद से हम कई 100 भाषाओं में आपस में एक साथ अनुवाद कर सकते हैं, जैसा कि मशीनी अनुवाद करता है, गूगल ट्रांसलेट करता है। यह मानव के लिए संभव नहीं है। मानव 3, 4, 5 भाषाओं में अनुवाद कर सकता है। इससे ज्यादा अनुवाद करना मानव के लिए मुश्किल कार्य है। मशीनी अनुवाद लागत प्रभावी अनुवाद भी होता है, इसमें कि लागत कम लगती है और उसका परिणाम ज्यादा मिलता है। इससे श्रम एवं समय की बचत होती है, संसाधनों की बचत होती है। संसाधन अर्थात सॉफ्टवेयर्स, डिक्शनरीज, इन सब की हमें आवश्यकता कम से कम पड़ती है। और तीसरी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अनुवाद की जन जन तक पहुंच बन गई है। आज के समय में सभी लोग जिनके पास भी मोबाइल है, वे लोग अपने मोबाइल की सहायता से, गूगल ट्रांसलेट की सहायता से या अन्य किसी अनुवाद, मशीनी अनुवाद तंत्र से किसी भी टेक्स्ट को फोटो के द्वारा या स्कैन के द्वारा या टाइप करके उसका या बोल करके भी उसका अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग मशीन अनुवाद के विकास क्रम को देखेंगे। मशीनी अनुवाद का विकास जो है, संकल्पना के स्तर पर 17वीं शताब्दी माना जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, फ्रांसीसी विद्वान, वैज्ञानिक, फिलोसोफर, दर्शन शास्त्री, दार्शनिक रेने देकार्त ने 1629 में एक ऐसी संकल्पना की थी कि कोई ऐसा तंत्र होता जिससे कि मानव एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाती, उसका निराकरण हो जाता। इन्हीं की जो सोच थी, उस दिशा में कुछ कार्य हुए, जिसमें कि कुछ आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस का निर्माण हुआ। मतलब मानव निर्मित भाषाओं का। सामान्यतः भाषाएं जो है वो मानव निर्मित नहीं है, लेकिन कुछ निर्मित भाषाएं हैं, जिसमें कि सबसे पहला है वोलाप्यूक, जिसे 1879 में जोहान मार्टिन श्लेयर द्वारा निर्मित किया गया था। और दूसरा है एस्पेरांतो, जिसे 1887 में ल्यूडविग जामेनहोफ
द्वारा तैयार किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार एस्पेरांतो के लगभग 3000 नेटिव स्पीकर हैं और लगभग 30,000 के करीब में इसे सेकंड लैंग्वेज के तौर पर सीखने वाले या बोलने वाले लोगों की संख्या भी है। लेकिन देखा जाए तो इसी के साथ साथ कुछ अन्य भी प्रयास हुए थे, जिसमें कि डिजिटल डिक्शनरी का निर्माण। लेकिन वास्तविक शुरुआत जो है वह 20वीं शताब्दी में कही जा सकती है मशीन अनुवाद की, और उसमें सबसे पहले जो पुरोधा, जो पायोनियर्स हैं, उनमें दो नाम प्रमुख हैं, जॉर्ज आर्त्सुनी और प्योतोर त्रोयोंस्की। जॉर्ज आर्त्सुनी आर्मेनियन मूल के निवासी थे, बाद में वे फ्रांस में बस गए, और उन्होंने 32-33 में सर्वो मैकेनिकल ब्रेन, या यूं कहें मस्तिष्क, यांत्रिक मस्तिष्क का निर्माण किया, जो मूलतः अपने पहले संस्करण में इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी की तरह था। 1937 में प्योतोर त्रोयोंस्की रूस के थे, जिन्होंने इस पर कार्य किया, लेकिन यह इनके कार्य के बारे में हमें बहुत बाद में ज्ञात हो पाया, पहले इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में जॉर्ज आर्त्सुनी ने इसे 1937 के आसपास मशीन अनुवाद में भी किस प्रकार की प्रयोग किया जा सकता है उस पर भी कार्य किया था। फिर 1939 में बेल लैब्स ने न्यूयॉर्क विश्व मेले में पहला इलेक्ट्रॉनिक भाषण संश्लेषण उपकरण प्रदर्शित किया, और सबसे महत्वपूर्ण नाम 1949 में वॉरेन वीवर का आता है, जिन्होंने मशीनी अनुवाद की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए इस पर एक ज्ञापन मसौदा तैयार किया था। आगे देखा जाए तो जो सबसे पहला सफल कार्य है वह 1954 में हुआ था। जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय और IBM, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में संयुक्त रूप से पहला कंप्यूटर अनुवाद का डेमो हुआ, जिसमें कि 207 शब्दों की शब्दावली थी। 6 व्याकरणिक नियमों का उपयोग करके लगभग 49 रूसी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पहला वास्तविक प्रायोगिक सफल प्रयोग जो है 1954 में माना जाता है। उससे पहले 1952 में MIT के पूर्णकालिक MT में पहले शोधकर्ता थे यहोशुआ बार हिलेल, जो इजरायली मूल के थे, और इन्होंने मशीनी अनुवाद में सम्मेलन का भी आयोजन किया था। बार हिलेल ने 1960 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए तर्क दिया कि पूरी तरह से स्वचालित, ऑटोमेटिक और सटीक अनुवाद प्रणाली सिद्धांततः असंभव है। जैसा प्रयास चल रहा था, इन्होंने कई बार क्रिटिसाइज किया इस प्रयास को, और इन्हीं के रिपोर्ट के बाद 1964 से 66 में अल्पैक ऑटोमेटिक लैंग्वेज प्रोसेसिंग एडवाइजरी कमेटी बनी, जिसने 2 साल में इसमें 7 सदस्य थे, अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसमें 2 बातों पर बल दिया गया कि पूर्ण स्वचालित अनुवाद के लिए सबसे पहले 2 चीजों पर काम करना है। एक है कि लैंग्वेज मॉडल्स का विकास करना, लैंग्वेज के लिए मतलब मशीन के लिए क्या लैंग्वेज मॉडल्स होंगे उन पर काम करना, और दूसरा बाइलिंगुअल इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज का इस्तेमाल मतलब का विकास करना। इन दोनों के बाद इसे कहा गया कि मशीन अनुवाद को बल्कि मानव की सहायता के लिए रखा जाए, स्वचालित की तरफ हम कम ध्यान दें। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अमेरिका में जो भी सार्वजनिक फंडिंग थी, सरकार की फंडिंग थी इस क्षेत्र में, वह लगभग खत्म कर दी गई।
1966 से 76 तक शून्यकाल के नाम से भी, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि लगभग 10 वर्षों तक 1966 से 76 तक शून्यकाल के तौर पर जाना गया, जिसमें कि कोई फंडिंग नहीं हुई, न ही संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत कुछ कार्य हो पाया। लेकिन साथ ही इसमें कुछ और अन्य कार्य भी होते रहे, जैसे कि 1968 में डॉक्टर पीटर थोमा ने सिस्ट्रॉन का निर्माण किया, उस पर काम किया, जिसे 30 मई 2012 तक याहू बाबेल फिश इस्तेमाल करता रहा, और गूगल लैंग्वेज टूलकिट भी 2007 तक इसका प्रयोग करते रहा। लेकिन इसके साथ ही अन्य जगहों पर मशीन अनुवाद में कार्य होते रहे। कनाडा में 76 के आसपास ही टॉम मेथेओ का निर्माण हुआ, साथ में जापान में भी कार्य हो रहा था, दूसरी जगह पे कार्य हो रहा था, और जिसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि फिर से अमेरिका में मशीन अनुवाद के क्षेत्र में कार्य पुनः आरंभ हुआ, जिसे हम पुनरुत्थान काल के नाम से भी जानते हैं। 1988 में मशीन अनुवाद के क्षेत्र में नया अभिगम देखने को मिला, जिसे हम सांख्यिकी आधारित मशीनी अनुवाद कह सकते हैं। इससे पूर्व नियम आधारित मशीनी अनुवाद था, लेकिन यहाँ पर सांख्यिकीय आधारित मशीनी अनुवाद का प्रयोग शुरू हुआ। 2000 के दशक आते आते हाइब्रिड मॉडल्स पर कार्य होने लगे, जिसमें हम कह सकते हैं संकर पद्धति, जिसमें कि नियम आधारित भी था और सांख्यिकी आधारित था। सांख्यिकी आधारित में कुछ कमियां थी, जो चीनी, जापानी, जहाँ पे चित्रलिपि का प्रयोग होता है वहां पे वह कार्य कम कर पा रहा था, इसलिए नियम आधारित का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब हम लोग जानेंगे कि अभी विभिन्न मशीनी अनुवाद तंत्र कौन कौन है। तो लगभग 7 जो बहुत फेमस है, जो बहुत प्रसिद्ध है, वे हैं गूगल ट्रांसलेट, यांडेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, अमेजन ट्रांसलेट, मॉडर्न एमटी, डीप एल एवं फेसबुक। इन सब का इस्तेमाल आज ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, यांत्रिक अनुवाद के तौर पर किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट आज के समय पर इसका स्टैटिकल मशीन बेस्ड ट्रांसलेशन के तौर पर इसका लोकार्पण हुआ 28 अप्रैल 2006 को, और न्यूरल मशीनी अनुवाद तंत्र पर यह शिफ्ट हुआ 15 नवंबर 2016 को। इसमें हिंदी सहित लगभग 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, और लिखित शब्दों के अनुवाद के साथ साथ यह वेबसाइटों का अनुवाद, दस्तावेजों का अनुवाद, जिसमें कि डॉक, ओडीएफ, पीडीएफ, पीपीटी, पीपीएक्स, पीएस, आरटीएफ, टेक्स्ट, एक्सेल, एक्सएलएस आदि का भी अनुवाद करने में सक्षम है। इसके साथ ही यह स्पीच टू टेक्स्ट और स्पीच टू स्पीच भी करने में सक्षम है, एवं मोबाइल ऐप के द्वारा यह फोटो का भी अनुवाद कर सकता है, हस्तलिखित सामग्री का भी अनुवाद करने में सक्षम है। अब हम देखेंगे मशीनी अनुवाद की कौन कौन सी प्रविधियां हैं या अभिगम है। तो मशीनी अनुवाद की प्रविधि में जो मुख्यतः 2 हैं, वह पहला है नियम आधारित, दूसरा है कॉर्पस आधारित, और तीसरा इसका प्रकार है जहाँ पे दोनों को मिश्रित करके किया जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड या संकर तकनीक। नियम आधारित में 3 है: प्रत्यक्ष अनुवाद, अंतरण अनुवाद, ट्रांसलेशन, और तीसरा है अंतःभाषिक अनुवाद। कॉर्पस आधारित में है उदाहरण आधारित, ईबीएमटी, दूसरा है एसडीएमटी, सांख्यिकीय आधारित, और तीसरा है न्यूरल मशीनी अनुवाद। इनके बारे में, मशीनी अनुवाद की प्रविधियों या अभिगमों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
अब हम देख सकते हैं वोक्वा त्रिभुज। वोक्वा त्रिभुज जो है यह बेहनार वोक्वा के द्वारा 1968 में तैयार किया गया था, जिसमें कि मशीनी अनुवाद की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन किया गया था। इसमें 3 मुख्य प्रविधियों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अंतरण विधि, तीसरा है अंतर भाषा या माध्यमिक भाषा विधि। इसे हम इस चित्र से समझ सकते हैं। वोक्वा त्रिभुज के नाम से जाना जाता है और प्रत्यक्ष विधि सबसे ज्यादा कार्य शुरू में कार्य किया गया था, बाद में अंतरण और उसके बाद अंतरभाषा विधि का प्रयोग किया गया। अंतरभाषा विधि के प्रयोग से हमें कई भाषाओं में एक साथ कार्य करने में आसानी होती है। अब प्रत्यक्ष विधि जो है इसे साक्षात विधि भी कहा जाता है। इस विधि में किसी प्रकार की भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत या नियम की आवश्यकता बहुत नहीं होती है। अनुवाद के लिए द्विभाषी शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है। स्रोत भाषा के शब्दों का लक्ष्य भाषा के शब्दों के साथ मिलान किया जाता है और वाक्य संरचना के आधार पर शब्दों का संयोजन कर दिया जाता है। 1964 में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय में रूसी अंग्रेजी अनुवाद यंत्र गैट का विकास हुआ, जो प्रत्यक्ष विधि पर कार्य करता था। 1976 में इसका परिष्कृत रूप सिस्ट्रॉन विकसित किया गया, जो विश्व का पहला व्यावसायिक मशीनी अनुवाद तंत्र था। यूं भी कहा जाता है कि सिस्ट्रॉन विश्व का पहला मशीनी अनुवाद तंत्र है। 1968 में चीनी विश्वविद्यालय ने कंट नामक मशीनी अनुवाद तंत्र को विकसित किया, जो चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कार्य करता है। इसी के बाद 2 और मशीनी अनुवाद तंत्र तीतूस और लोगोस का भी विकास किया गया। तीतूस जो है जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच से अंग्रेजी में अनुवाद करता था और लोगोस अंग्रेजी से वियतनामी भाषा में अनुवाद करता था। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं किस तरह से इसका कार्य होता है। गर्ल्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो गर्ल्स के लिए लड़कियां, ठीक है, क्रिकेट खेल रही हैं। अब इसके साथ टैग किया गया है और किस तरह से हिंदी के क्रम के अनुसार इसे कर दिया गया। किस तरह से यह कार्य करता है वह भी आप देख सकते हैं। दूसरा जो विधि है वह है अंतरण विधि है, ट्रांसफर मेथड। इसका प्रयोग है 19वीं शताब्दी के अंत में अंतरण विधि का प्रयोग शुरू हुआ। अंतरण विधि में अनुवाद 3 प्रक्रिया या चरण में पूरी होती है, जिसमें पहला है विश्लेषण, दूसरा है अंतरण, तीसरा है पुनर्गठन। विश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है इनपुट में दिए गए पाठ का विश्लेषण किया जाता है, सिंटैक्टिक एनालिसिस किया जाता है। अंतरण में विश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्रोत भाषा के वाक्य संरचना और उसके शब्दों को लक्ष्य भाषा के समानांतर अंतरित किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है। और पुनर्गठन या जनरेशन में अंतरण पूर्ण होने के पश्चात शब्दों लक्ष्य भाषा की संरचना के आधार पर पुनर्गठित किया जाता है और फिर इनका विश्लेषण किया जाता है। इसे समझने के लिए हम इस ट्री डायग्राम से देख सकते हैं, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे द बॉय वाज प्लेइंग, लड़का खेल रहा था। टॉम मैथ्यू 1977, जो कि कनाडा द्वारा विकसित किया गया था, इसमें अंग्रेजी से फ्रेंच में यह अनुवाद किया जा करता था। टॉम मैथ्यू जो है कनाडा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में विकसित किया गया। अंतरभाषा विधि, तीसरी जो प्रमुख विधि है वह है अंतरभाषा विधि, इंटरलिंगुआ मेथड। इसमें अनुवाद के लिए एक मध्यस्थ भाषा का सहारा लिया जाता है, जिसे अंतरभाषा कहा जाता है। इस विधि में इनपुट के रूप में दिए गए पाठ का विश्लेषण किया जाता है, तत्पश्चात स्रोत भाषा को मध्यस्थ भाषा में अनुवादित किया जाता है और फिर मध्यस्थ भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि इससे हमें कई भाषाओं में एक साथ अनुवाद करने की सहायता होती है।
अब हम कुछ भारत में जो विकसित है मशीनी अनुवाद तंत्र, उस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर का, जिसने 1987 में अक्षर भारती का विकास किया। यह प्रणाली जो है तेलुगु से हिंदी में अनुवाद करता था। हाल के दिनों में इस तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। हाल के दिनों में बहुभाषक और अनुवादिनी, यह दो मशीनी अनुवाद तंत्र हैं जिनका विकास भाषा शिक्षण में भी हो रहा है, और बहुभाषक जो है IIT बॉम्बे के द्वारा अनुवाद विकसित किया गया है, जिसमें कि रियल टाइम में क्लास टीचिंग के दौरान शिक्षक पढ़ाते हुए इसका प्रयोग करके स्पीच टू स्पीच है। यदि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो कोई दूसरा चाहे तो उसे तेलुगु में सुन सकता है, या तमिल में सुन सकता है, या दूसरी भाषाओं में सुन सकता है। इसका अर्थ हुआ कि शिक्षक भले ही एक भाषा में बोले, लेकिन जो विद्यार्थी है वो अपनी मनचाही अपनी मातृभाषा में उसे सुन सकता है। अनुवादिनी की सहायता से कोर्ट में भी इसका प्रयोग किया गया, और AICTE के द्वारा अनुदित जो प्रौद्योगिकी की पुस्तकें हैं उनका भी अनुवाद किया गया था। हाल फिलहाल में मशीन अनुवाद में AI कृत्रिम मेधा का चलन बहुत बढ़ गया है, और जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से AI टूल हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम दिख रहा है चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, इन सब का प्रयोग भी हम मशीनी अनुवाद के लिए कर सकते हैं। तो मशीनी अनुवाद के संदर्भ में संक्षेप में